चूंकि मीटिंग का बीच है और मुझे लगता है कि रिजुलेशन हम लोगों के बीच में आना चाहिए ताकि आप लोगों की तरफ से भी अगर कोई सुझाव है तो वो सुझाव आए। और इसी क्रम में मैं कमल किशोर कठेरिया जी एक्स IRS साहब को आमंत्रित करता हूं और के चौहान वगैरह जी सब लोग हैं। तो साथियों, जैसा कि अनिल चमाड़िया साहब ने भी कहा था कि जातिगत जनगणना हो तो उसको कैसे हो वो सरकार ना डिसाइड करे, वो कैसे हो उसके पैरामीटर जनता को बनाने चाहिए और उन पैरामीटर्स के ऊपर ही जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए जब भी होती है। तो इस सभा की ओर से भी एक रेजोल्यूशन बनाया गया है। साथियों, जहां तक जाति जनगणना का सवाल है तो भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित समाज है। जाति व्यवस्था ने समाज को न केवल हजारों जातियों में बांट कर रखा बल्कि उनके बीच भेदभाव पैदा करके उन्हें कभी एक नहीं होने दिया। इस जाति व्यवस्था ने समाज का 85% हिस्सा बनने वाली शूद्र जातियों को शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखा, जिसके कारण वे जातियां विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गई। और उनमें से एक बड़ा हिस्सा जिसे कि अनुसूचित जाति कहा जाता है उसे अस्पृश्य घोषित करके उसे पशुओं से बदतर जिंदगी जीने को विवश किया गया। इन जातियों को यदि विकास की मुख्य धारा में लाना है तो इन जातियों की विभिन्न पहलुओं से सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि उस स्थिति के अनुसार उस जाति के कल्याण और विकास के उचित प्रावधान सरकार द्वारा किए जा सके। और ये तभी पता चल सकता है जब इन जातियों की जातिगत जनगणना कराई जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनगणना, जातिगत जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, लेकिन ये जातिगत जनगणना के जो भी आंकड़े दिए जाते हैं SC ST के बारे में वो अधूरे हैं, वो पूरे नहीं है। जैसे कि बताया जाता है कि साहब चमार जाति के उत्तर प्रदेश में इतने लाख मकान है, धानु कितने मकान है, खटिक कितने मकान है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो किस मकान की कीमत 50,000 है और जो ब्राह्मण रह रहा है तो उसकी कीमत जो है 50 लाख है। मकान होना ही विकास का पर्याय नहीं है। मकान कैसा बना है, किस मोहल्ले में बना है, किस स्थान पर बना है, वहां रहकर उसको उसके बच्चों को कैसा पर्यावरण मिल रहा है, कैसा वातावरण मिल रहा है, किस प्रकार की वहां शिक्षा की सुविधाएं उस मकान के आसपास, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए SC समाज, ST समाज का भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए सामाजिक और शैक्षिक आर्थिक पिछड़े सर्वे के आधार पर। इसलिए ये डिमांड जो है खाली OBC के लिए नहीं है, ये पूरे वंचित समाज के लिए, 85% समाज के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC वर्ग की स्थिति बहुत ही खराब है। उनकी जातिगत गणना 1931 के बाद ही नहीं, उन्हें आज तक यही नहीं मालूम है कि उनकी पॉपुलेशन सही मामले में देखा जाए तो कितनी है। 1931 में 52% बताई गई, वो आज भी उसी के हिसाब से उनको चल रहा है। तो इसलिए पिछले कई वर्षों से जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग अनेक राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही है। इस संदर्भ में आज 21 मार्च 2025 के दिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर कास्ट सेंसस के तहत जो ये सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं और जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर विमर्श किया जा रहा है। तमाम लोगों के सहमति से एक प्रस्ताव आप सबके सामने रखा जा रहा है, जिसमें उम्मीद है कि यदि किसी को ये लगेगा कि इसमें कुछ सुझाव देने हैं तो वो सुझाव भी देंगे। इस प्रस्ताव के द्वारा जाति जनगणना के महत्व को समझते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि देश में होने वाली जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाए और सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण विस्तृत रूप से साथ में करवाया जाए, जिससे कि पता चले कि विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक दशा विभिन्न पहलुओं से क्या है। और इस संबंध में हमने कुछ बिंदु बनाए हैं जो हमारी मांग है, उन पर जातिगत आंकड़े अवश्य इकट्ठे किए जाए। वो मैं
सीरियल वाइज पढ़ रहा हूं। नंबर 1, प्रत्येक जाति में परिवारों की संख्या, जिसमें परिवारों के सदस्यों की संख्या और परिवार की आय का विवरण भी शामिल हो। नंबर 2, शिक्षा की स्थिति, ड्रॉप आउट का विवरण, अर्थात कितने लोगों ने हाई स्कूल करने से पहले पढ़ाई छोड़ दी, कितने लोगों ने इंटर करने से पहले पढ़ाई छोड़ी और कितने लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की शिक्षा ग्रहण करी। नंबर 3, कितने लोगों ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की, मतलब कि जैसे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, मेडिकल की पढ़ाई करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करी, MBA की पढ़ाई करी, इसी तरीके की जो शिक्षा प्राप्त करी। वो जातिवार आंकड़े हमारे पास होने चाहिए। कितने लोगों के पास पक्के मकान है और उन मकानों की मार्केट में कीमत क्या है, जिससे कि हमें पता चल सके कि उस मकान में रहने वाले परिवार की सही स्थिति क्या है। कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, संगठित क्षेत्र में कितने लोग नौकरी में हैं, हर जाति में कितने लोग प्रथम श्रेणी में नौकरी कर रहे हैं, द्वितीय श्रेणी में नौकरी कर रहे हैं, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी हैं, ये भी आंकड़े होने चाहिए। कितने लोग असंगठित क्षेत्र में नौकरी में हैं, कितने लोग मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। 7वां, प्रत्येक जाति में प्रवासी मजदूरों की संख्या क्या है, अर्थात कितने लोग अपने घर से दूर जाकर बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। इन लोगों की संख्या भी जातिगत जनगणना के अंतर्गत आनी चाहिए। पंचायती प्रणाली में, सहकारिता में, विधायिका में, संसद में उनकी भागीदारी जात के हिसाब से कितनी है। अगला 9वां जो पॉइंट है, कितने लोगों के बैंकों में खाते हैं, कितने लोगों ने बैंकों से शिक्षा के लिए ऋण लेकर शिक्षा प्राप्त करी है। इसी प्रकार कितने लोग वंचित वर्ग के, जो SC/ST OBC समूह के हैं, हर जाति समूह के कितने लोगों ने बैंकों से प्रत्येक वर्ष कितना धन ऋण के रूप में लिया है विभिन्न कारणों के लिए, उद्योग धंधों के लिए। और ये धनराशि जो सामान्य जाति जो बैंकों से पैसा लेती, ऋण लेती, उसकी तुलना में उनका अनुपात क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये पॉइंट भी जातिगत जनगणना में शामिल होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो 12वां है, 12 पॉइंट मैंने अभी गिनाए, 12वां पॉइंट मैं गिना रहा हूं, वो ये है कि इस देश की गरीबी है, 40% से ज्यादा आबादी कही जाती गरीबी रेखा के नीचे है। उनको कुपोषण का शिकार है, जैसा कि कुछ दिन पहले इस सर्वे हुआ था जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 45% आबादी को कुपोषण का शिकार बताया गया था। मतलब वो आबादी जिसको कि भरपेट ऐसा खाना नहीं मिल पाता कि वो ठीक से अपना स्वस्थ होकर अपना जीवन यापन कर सके, वो जनता जो है कुपोषण का शिकार है। तो जाहिर है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी तो इससे भी ज्यादा होगी। और जबकि ये कहा जाता है कि सब इस देश में मंदिरों में इतनी संपत्ति है कि पद्मनाभन मंदिर है, उसमें तो ये कहा जाता है इतनी संपत्ति है कि देश की जो जितना बजट होता है उसके 20 साल का बजट जो है एक उस संपत्ति में ही पूरा हो जाएगा। तो जातिगत जनगणना कराते समय यह भी बताया जाए कि देश के मंदिरों की संपत्ति कितनी है और उसके लाभार्थी किस जाति विशेष के सबसे ज्यादा है और किस जाति समूह के लाभार्थी बिल्कुल नहीं है। इस अवसर पर यह सभा ये भी संकल्प लेती है, ये तो मांगे हैं, डिमांड है, इसमें अगर कोई और डिमांड बताएगा उसको बढ़ा देंगे, और लेकिन साथ में हम ये संकल्प भी लेते हैं कि उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जातिगत जनगणना के संदर्भ में लोगों में जन जागरण पैदा किया जाएगा ताकि जनता का सरकार पर दबाव पड़े और वह जातिगत जनगणना विस्तृत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करवाने के लिए मजबूर हो जाए। जय हिंद।